गरिमा सिंह, बात बांग्लादेश की, उस बांग्लादेश की जिसे दुनिया के नक्शे पर आप देखेंगे तो भारत के पड़ोसी के तौर पर वो विश्व के मानचित्र पर नजर आएगा। लेकिन ये वही देश भी है जिसके बनने में भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना और उसमें भारतीय फौज की भूमिका जग जाहिर है। और उसी बांग्लादेश में कल जो उत्पात मचा, उसी बांग्लादेश में कल जो तख्ता पलट हुआ, उसकी तस्वीरें भी मैंने कल भी आपको दिखाई थी और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। जो प्रदर्शनकारी थे आरक्षण की मांग को लेकर, हालांकि ये बात सामने आई कि जो छात्र आंदोलनकारी है आरक्षण की मांग पर, कम करने पर भड़के हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस छात्र आंदोलन में ऐसे कट्टरपंथी, ऐसे चरमपंथी तत्व भी शामिल हो गए कि कल बांग्लादेश ने वो स्थिति भी देखी कि संसद में घुस गए उपद्रवी। शेख हसीना जो कि 15 साल से प्रधानमंत्री थी, उनके सरकारी आवास में घुस गए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, और यहां तक कि जो अवामी लीग का दफ्तर है उसमें भी आग लगा दी गई। ये सब कल बांग्लादेश में हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। सेना ने कह दिया कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, कंट्रोल पूरा अपने हाथ में ले लिया। और सेना और सरकार, यहां पर यह माना जाए कि कल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें शेख हसीना और सरकार के बीच का कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से टूटता नजर आया और सेना प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से कंफर्टेबल रूट देती हुई भी नजर आई। और बयान आया कि अब हम सरकार चलाएंगे, अंतरिम सरकार हम चलाएंगे, शांति की जिम्मेदारी हमारी है, बहुत खून खराबा हो चुका और अब कंट्रोल देश का आर्मी के हाथ में है। यह आर्मी प्रमुख का कल का बयान, जनरल वकार सामने आए। और इस बीच जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी कह लीजिए, आयरनी कह लीजिए, 15 साल की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मात्र 15 मिनट में देश छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा और सीधी ढाका से जो उड़ान भरी शेख हसीना ने, वो फिर पहला हॉल्ट लिया भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर। और कल से लेकर आज तक, कल 5:36 पर उनके विमान ने लैंडिंग की थी, तब से लेकर आज तक वो सेफ हाउस में वहीं पर हिंडन एयर बेस पर मौजूद है। कल अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की, प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सारे चारों मंत्री मौजूद थे। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से नहीं आया कि क्या वाकई शेख हसीना भारत में रुकेंगी, राजनीतिक शरण लेंगी या फिर यहां से वो किसी और देश की तरफ उड़ान भरेंगी। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कयास कल तक, क्या बल्कि आज तक भी थे कि हो सकता है वो लंदन रवाना हो जाएं, फिनलैंड चली जाएं। कुछ लोगों ने कहा हो सकता है अमेरिका की तरफ भी उनकी रवानगी हो जाए। लेकिन उन सारी खबरों पर आज की तारीख में, अभी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया शेख हसीना को। और ब्रिटेन में जहां लगातार डिप्लोमेटिक चैनल से कोशिशें चल रही है शेख हसीना की तरफ से, वहां से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है और शेख हसीना भारत में मौजूद है। और जैसा मैंने कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है बहुत छोटी सी है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज देश की संसद में बयान दिया और बहुत मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने तकरीबन सारी चीजों पर से पर्दा हटा दिया। बेहद न्यूट्रल पार्टी की तरह भारत इस पूरे स्टेटमेंट में नजर आया। जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात एस जयशंकर ने कही वो ये कि जो इतना जबरदस्त हिंसक आंदोलन हुआ उसका सिर्फ एक एजेंडा था और वो था प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे दे, विल स्टेप डाउन। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बेहद शॉर्ट नोटिस पर, जिस पर सब कयास लगा रहे थे, पॉलिटिकल एसाइलम मिलेगा क्या भारत में, क्या 1975 वाली तस्वीर फिर दोहराई जाएगी जब शेख हसीना अपने पूरे परिवार के मर्डर के बाद भारत में आई थी, 6 साल रुकी। उस पर क्या कहा एस जयशंकर ने, क्लैरिटी दी एक तरीके से देश को भी और दुनिया को भी, कि बेहद शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने
कुछ वक्त के लिए भारत आने की अनुमति मांगी। हमें बांग्लादेश प्रशासन की तरफ से फ्लाइट क्लियरेंस के लिए हमसे अनुमति मांगी गई और वो कल शाम दिल्ली पहुंची है। बेहद शॉर्ट स्टे ये एस जयशंकर ने, देश के विदेश मंत्री ने आज क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ और सवाल भी हैं और वो सवाल ये है कि अब भारत का रुख, भारत की दोस्ती क्या बांग्लादेश के साथ वैसी ही रहेगी जैसी शेख हसीना के वक्त में पिछले 15 साल में रही। उस पर एस जयशंकर ने कहा कि जनवरी 2024 से वहां जब चुनाव हुए तब के बाद से तनाव था, विभाजन था, ध्रुवीकरण था, जो बांग्लादेश की राजनीति में साफ दिख रहा था। और आज की तारीख में सबसे चिंताजनक बात यह है कि अल्पसंख्यकों के बिजनेसेस को, मंदिरों को कई जगहों पर निशाना बनाया गया है। हालांकि कितने बड़े पैमाने पर हुआ यह साफ नहीं, लेकिन हम बांग्लादेश में मौजूद भारतीय समुदाय के साथ अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए लगातार संपर्क में हैं। 19,000 भारतीय वहां मौजूद हैं, इसमें से 9,000 छात्र हैं। और फिर जब भाषण यानी कि स्पीच अपनी खत्म कर रहे थे एस जयशंकर, फिर से माइनॉरिटी का जिक्र किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले लगातार हो रहे हैं उस पर हमारी पैनी निगाह है। तो दो चीजें साफ हुई। पहली बात, शेख हसीना यहां लंबे वक्त के लिए नहीं है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि वो कहीं और पॉलिटिकल असाइलम पा सके। दूसरी चीज ये कि बांग्लादेश में जो आर्मी के कंट्रोल में है इस वक्त, जहां पर अब एक नई अंतरिम सरकार बनने की दिशा में प्रयास शुरू हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं राष्ट्रपति के घर पर, जिसमें नौसेना प्रमुख हैं, जिसमें एयरफोर्स प्रमुख हैं, जिसमें आर्मी प्रमुख मौजूद हैं, जिसमें खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उसके भी नुमाइंदे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी में जमाते इस्लामी के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, जिस पर टैग है कि वो कट्टरपंथी संगठन है, राजनीतिक संगठन, चरमपंथी राजनीतिक संगठन है। तो ये सारे लोग अंतरिम सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये अंतरिम सरकार होगी, फिर उसके बाद 90 दिन के भीतर बांग्लादेश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी इसी अंतरिम सरकार पर होगी और 120 दिन के भीतर नई जो पार्टी जीत कर आएगी उसे सत्ता सौंप देने की जिम्मेदारी भी इसी अंतरिम सरकार की होगी। लेकिन इस सारी तस्वीर में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि जैसे ही एग्जाइल हुआ शेख हसीना का, जैसे ही वो इस्तीफा देकर देश से उन्हें भागना पड़ा, उसके बाद कल से लेकर आज तक बांग्लादेश में हुआ क्या, यह भी आप सुनिए। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या हुई। 27 जिलों में अल्पसंख्यकों को, वहां की माइनॉरिटी को, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं, उन्हें निशाने पर लिया गया। घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। 12 हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। 4 हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई। 10 हिंदुओं के और घरों पर हमला हुआ दिनाजपुर कस्बे में और दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट में। अलावा इसके कई घर जला दिए गए बोगुरा में, कांडीपारा में काली मंदिर पर हमला हुआ, नोआखली में भी मंदिर पर हमला हुआ और खुलना मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई। तो एक तस्वीर तो यह है और दूसरी तस्वीर यह कि अगर आर्मी के कंट्रोल में पीस की तरफ यह पूरा नया एस्टैब्लिशमेंट बढ़ता हुआ दिखता या दिखना चाहिए था, तो फिर माइनॉरिटी पर ये जो हमले हुए ये तस्वीर ना दिखती। तो क्या सवाल यह भी है कि शेख हसीना के देश से बाहर जाते ही चरमपंथी ताकतें अब सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जो कि भारत के लिए और चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे सबसे मजबूत संबंध, अगर सारे पड़ोसियों की तुलना करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे मजबूत संबंध है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की हम सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या अब इसी जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए श्रीलंका के बाद, पाकिस्तान के बाद, चीन के बाद, म्यांमार के बाद, मालदीव्स के बाद एक और चुनौती खड़ी है, या फिर हम एक न्यूट्रल स्टेट की तरह आगे काम करते हुए दिखेंगे? और एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में आज छपा है, जिसमें एक ताकीद भी है, स्टॉप
स्टॉप रोमांटिसाइजिंग ऑफ 1971। 1971 को रोमांटिसाइज करना भारत को बंद करना होगा। बहुत सारी तस्वीरें हैं, इन्हीं को डिकोड करेंगे। मैं दो बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। Individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. एक ही बयान था दरअसल, और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। अशांत बांग्लादेश से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश में बगावत के पीछे कौन? और एक बेहद संजीदा, बेहद गंभीर, प्रबुद्ध लोगों का एक पैनल इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहा है। गुरजीत सिंह मेरे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट है। रॉबिंदर सचदेव बहुत लंबे वक्त बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल एक दफा फिर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस पैनल का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर बाद आपको खिड़की में नजर आएंगे। शशांक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज होंगे मेरे साथ, बांग्लादेश मामलों पर एक्सपर्टीज है उनकी। और अलावा इसके मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी इस डिबेट का हिस्सा है। रॉबिंदर, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं। आज जो विदेश मंत्री का बयान आया उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो गई। क्या पहली चीज तो ये कि भारत ने आज कहा देश की पार्लियामेंट में, शी रिक्वेस्टेड फॉर अ शॉर्ट स्टे एंड वी अप्रूव्ड इट। ये बड़ा डिप्लोमेटिक मूव, बड़ी न्यूट्रल पार्टी की तरह दिखने की कोशिश है भारत की कि there is not going to be a long political asylum. जी हाँ, आई मीन डेफिनेटली जैसे आप कह रही है, न्यूट्रल, मैच्योर, बैलेंस। देखिए, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं इत्यादि। एंड शेख हसीना का दो स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं विचारों में सब एक्सपर्ट्स के। कुछ कहते हैं कि हमारी फ्रेंड थी तो उसे हमें शरण देनी चाहिए और दिखाना चाहिए जोर से कि हम साथ खड़े हैं। दूसरा स्कूल कहता है कि नहीं, फूक फूक के पग धरो, इनको चाहे जितनी भी हेल्प मदद करो, ये वो अपने देश से आगे जाए। मैं बिलीव करता हूँ सेकंड स्कूल में, जहां मेरा विचार जो कन्वे हो रहा है मिनिस्टर जयशंकर का, कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए। क्योंकि आप भी जैसे कह रही है, इस समय करीब हमारे 7-8-10 हजार इंडियन सिटीजन्स हैं वहां पे जिनको निकालना है। और बाय द वे, जो हिंदूज पे अटैक होते हैं बांग्लादेश में अभी भी जो हो रहे हैं, ये केवल डेफिनेटली इस्लाम एंड कट्टर इस्लाम एंड अगेंस्ट हिंदू भी है, बट उसका एक बहुत बड़ा कारण है, लोग देखते हैं कि इंडिया ने शेख हसीना की सरकार को मदद करी सत्ता में रहने को। तो शेख हसीना ने जो भी करा उसके पीछे इंडिया का हाथ था। ओके, तो इस कारण एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी बहुत बढ़ गया है बांग्लादेश में, या जो भी है उसको। यस, लोग भुना रहे हैं, जमात वाले, ऑपोजिशन वाले, वो अलग चीज है। बट यस, शॉर्ट टर्म का यहाँ पर उनको कन्वे करना, ये आई थिंक बड़ी सेंसिबल, बड़ी हम, एंड देन प्लस लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर ये यहाँ रहेंगी लॉन्ग टर्म तो हम एक एडिशनल टारगेट अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। और ये सेंटीमेंट्स का खेल है। और जैसे आप कह रही हैं, डील कैसे करेंगे? देखिए, अंग्रेजी में एक सेइंग है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमोनेड। यानी कि जब अब मुश्किल है, जो भी आपदा आई, उसमें आप अपना रास्ता ढूंढो। तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री वो करेगी, बट एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे कि कोई और खटास ना आ जाए हमारे रिश्तों में। सो असाइलम के पॉइंट से दैट इज माय व्यू। लेकिन सर, मेरे साथ शशांक जी भी हैं। ये एक बड़ा सवाल शशांक जी है क्या कि एक डिप्लोमेटिक मूव लेते हुए हमने तो देश की संसद में कह दिया कि शी रिक्वेस्टेड फॉर अ शॉर्ट स्टे, लेकिन क्या शेख हसीना भारत में नहीं रुकना चाहती, या भारत के लिए भी ये एक मजबूरी जैसा है कि वो अब शेख हसीना से डिस्टेंट करके खुद को दिखाए? देखिए, ये दोनों बातें आपने कही हैं, सही हैं। शेख हसीना के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहती हैं। दूसरा, भारत भी देख के काम करेगा, जैसे रविंदर जी ने कहा है कि वो भारत के जो अपने हित हैं वहां पर, हमारे एसेट्स हैं वहां पर, एम्बेसीज है, भारतीय नागरिक हैं, तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी भारत के लिए बनती है, इमीडिएट प्रायोरिटी। तो इसलिए जो हमारे विदेश मंत्री ने
बयान दिया है पार्लियामेंट में, एक तो ये कि पूरे तरीके से जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराना आवश्यक है हमारे संसदों को, तो उन्होंने वो कर दिया है। और दूसरा जो पॉलिसी अगर वो बना रहे हैं, ऑल्टरनेटिव देखे जा रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति बन रही है बांग्लादेश के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि वो काफी इस समय आपस में कंसल्टेशन चल रही होंगी हमारी सरकार के अलग अलग विभागों में, और इसके अलावा बांग्लादेश में जो भी हमारे लोग जान पहचान के हैं या जो वहाँ की संस्थाएं हैं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके साथ में, क्योंकि बांग्लादेश को खाली वो मोबोक्रेसी से तो काम नहीं बनेगा, उनको किसी ना किसी को तो ग्रुप को आगे निकल कर आना होगा कि भाई वो देश को बना के रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे चीन कंट्रोल कर ले या पाकिस्तान कंट्रोल कर ले या अमेरिका कंट्रोल कर ले, नहीं। बंगालियों ने लड़ाई करी बाकी देशों के साथ में, अपने इस्लाम की आइडेंटिटी को थोड़ा लोअर करते हुए बंगाली आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया। अब जो उनके ऑपोजिशन वाले लोग थे वो बंगाली आइडेंटिटी के अलावा वो कहते हैं नहीं, इस्लामिक आइडेंटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जितने भी बंगाली आइडेंटिटी वाले थे उनके सबके स्टैचूज तोड़ रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। हमारे भी जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी जो वहाँ रह गए थे और बाकी अल्पसंख्यक, वो यही सोच के रहे थे कि बांग्लादेश में बंगाली आइडेंटिटी बन गई है तो सब आराम से रह सकते हैं, सब भद्र लोग के तरीके से, अब अच्छे तरीके से मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन अब वहां पर चीज चल रही है कि इस्लामिक आइडेंटिटी वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया था इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के टुकड़े करे भारत ने, हम उस समय अमेरिका के दोस्त थे, अमेरिका और चीन दोनों मदद कर रहे थे हमारी उस समय, तो ऐसे में हमें पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाना है और बाद में भारत को भी बनाना है। तो इसलिए अब प्रायोरिटी उनकी बदल गई है। 47 से पहले पूरे भारत को बनाना चाहते थे इस्लामिक, लेकिन अब उनका रहा है कि प्रायोरिटी उनकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गई है। दूसरी तरफ सब बात निकल कर आ रही है कि शेख हसीना ने बोला है अपने पार्टी वालों को कि अमेरिका ने कहा है कि भाई एक आइलैंड हमको दे दो, हम वहां पे अपना बेस बनाना चाहते हैं चीन के खिलाफ, तो चीन वाले भी जुड़ जाएंगे। वो क्यों अमेरिका को आने देंगे भाई? 2049 में वो कहते हैं कि हम जो है विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं, अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसे में वो क्यों ऐसे आने देंगे? तो भारत को ये सब चीजें ध्यान में रखने की है। मैं समझता हूँ कि जो अभी तक बयान दिया है जयशंकर जी ने, वो आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बयान दिया है। मैं इससे आगे अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आगे बात करेंगे। शशांक जी, एक और बयान, इसी बयान में एस जयशंकर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी कह दी कि ये जो आंदोलन हुआ आरक्षण के नाम पर, इसका एक सिंगल एजेंडा था कि शेख हसीना विल स्टेप डाउन। इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है जयशंकर की? यानी कि भारत सरकार इस बात से अवेयर थी कि ग्राउंड पर बांग्लादेश में जमीन पर शेख हसीना के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हो सकता है, क्योंकि 2024 का भी जिक्र कर रहे हैं एस जयशंकर कि तनाव था, विभाजन था, पोलराइजेशन शुरू हो गया था। अब मैं कह नहीं सकता हूं क्या उनके विचार थे इस मसले पर, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जुडिशियल ओवररीच का मसला था जो हमने मणिपुर में देखा, ढाका में देखा कि सरकार ने जिन रिजर्वेशंस को खत्म कर दिया, जो दोस्ती करने की कोशिश करी, वो जुडिशियल प्रोसेस से उसको फिर से वापस ले आया गया और उसका बहाना बनाकर जितने भी वहां पर अपना वहां पे सरकार के खिलाफ काम करना चाहते थे, वो सारे के सारे फोर्सेस बाहर निकलकर सड़कों पर आ गई हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि जयशंकर जी ने मतलब ये कह रहे हैं शायद कि जनवरी से ये मसला चल रहा है, कोई अभी 15 दिन का मसला नहीं है। Absolutely. जनवरी से ये बात चल रही है जी। अच्छा, ठीक है शशांक जी। प्रोफेसर संजय, आज की तारीख में बहुत सारे सवाल इंडियन पर्सपेक्टिव से बनते हैं। हमारी ढेर सारी परियोजनाएं, हमारा रिश्ता बांग्लादेश से, हमारा इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट, हमारी जियोपॉलिटिक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन प्रोफेसर संजय, मैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब आपसे चाहती हूं कि आज की तारीख में भारत में तो शॉर्ट स्टे है शेख हसीना का, और हमारी जिम्मेदारी है एज अ मैं पीस लवर नेशन के तौर पर कि शेख हसीना की सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। तब तक उनका असाइलम यहां है, लेकिन वो जो बाकी डिप्लोमेटिक चैनल से, ब्रिटेन से, अमेरिका से जो बात हो रही थी, वो सिरे चढ़ती हुई क्यों नहीं दिखती नजर आई इस बीच? प्रोफेसर संजय,
देखिए, दो तीन पहलू हैं इसमें। पहली बात कि निश्चित रूप से भारत एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है बांग्लादेश का, और खासकर बंगबंधु और अवामी लीग का, क्योंकि 1971 में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें भी भारत ने सकारात्मक भूमिका निभा के और बांग्लादेश को आज़ाद कराया इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों से, पाकिस्तान से। और चूंकि हम भी उन्हीं वैल्यूज़ में, उन्हीं मूल्यों में विश्वास करते हैं जो बांग्लादेश और बंगबंधु और अवामी लीग जिनको करती है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो समाजवाद हो या धर्मनिरपेक्षता हो। तो निश्चित रूप से जो हमारी दोस्ती है अवामी लीग या बांग्लादेश के जो लिबरल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उनके साथ में, वो 50 साल से पुरानी दोस्ती है। और जब शेख हसीना दोबारा से सत्ता में आई 1996 से 2001 तक रही, तब भी हमने बहुत सकारात्मक रिलेशंस उनके साथ रखे। गैंजेस वाटर ट्रीटी हुआ, और अब 2008 के बाद में जो जेस्चर शेख हसीना ने भारत के साथ एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप का दिखाया, उसमें वो जो प्रोजेक्ट्स, जो इम्पॉसिबल टास्क थे, जैसे कहते थे कि ट्रांजिट इज अवर ब्लड, तो हम अगर ट्रांजिट दे देंगे तो हम ब्लड दे देंगे, बांग्लादेशी कहते थे। उन्होंने ट्रांजिट का भी रखा, उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ाई। लेकिन ये देखिए कि ये जो जितनी भी परियोजना भारत और बांग्लादेश का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे, ये वेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। वेस्ट भी चाहता है कि भारत का, और अमेरिका भी चाहता है कि भारत का जो प्रभाव है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में बढ़े। भारत ने बांग्लादेश को जोड़ा अपने पूर्वोत्तर राज्यों को मजबूत करने में, उनका विकास करने में। साथ ही साथ जो ओबामा का था कि यू आर नॉट सपोज टू लुक ईस्ट, यू हैव टू एक्ट ईस्ट, तो हमने एक्ट ईस्ट किया साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा था भारत को। तो निश्चित रूप से भारत और वेस्ट एक साथ बांग्लादेश को कल्टीवेट कर रहे थे, उसको डेवलपमेंटल रास्ते पे रखे हुए थे। लेकिन और उसके बावजूद प्रोफेसर संजय, अगर अमेरिका वीजा देने से मना कर देता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में अमेरिका साथ खड़ा दिखता है बांग्लादेश के, और इस वक्त जब उन्हें पॉलिटिकल असाइलम की जरूरत है तब वो वीजा देने से मना कर देता है, ये कैसा, ये दोहरी तस्वीर भी है क्या? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि उसके बावजूद भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड इतना डिले कर रहे हैं। मुझे लगता है 2-3 फैक्टर है। एक तो अमेरिका जो शेख हसीना ने इंडिकेट किया था कि वो एयर बेस चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड पे, पहली बात। पहले भी शेख हसीना ने 1998 में सोफा को मना कर दिया था, हाना एक सॉफ्ट फॉर्म में एग्रीमेंट हुआ था। तो अमेरिका वहां पे अपना एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस चाहता है, और उसका फैक्टर भारत नहीं है, उसका फैक्टर चाइना है। क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रांगली बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आना चाहता है। म्यांमार में भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक पोर्ट डेवलप किया है सितवे के बगल में, उसमें, और बाकी मिलिट्री यूनिट को सपोर्ट करता है, वही चाइना बांग्लादेश में भी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से। उन्होंने पहले एक डीप सी पोर्ट का प्रपोजल दिया, सोना दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, शेख हसीना ने मना कर दिया। दूसरा, अभी सिलहट एयरपोर्ट डेवलप करने की बात कही, तीस्ता बैरेज की बात कही, एक पौधा ब्रिज बनाया। तो चाइना कोशिश कर रहा था कि पूरा बांग्लादेश को अपने इकोनॉमिक जो ट्रैप में ले लें, जैसे श्रीलंका को ट्रैप में लिया और निकल ना पाए। और मुझे लगता है कि शेख हसीना भी उसकी तरफ झुकती थी। ऐसा नहीं था कि शेख हसीना ने चीन के साथ में कोई रिश्ते खराब किए, वो बराबर मजबूती के साथ में शेख हसीना के साथ में रिश्ते बनाए। मुझे लगता है कि बड़ा प्रिसाइज सवाल ये था प्रोफेसर संजय, ठीक है, एक पॉइंट जियोपॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है कि भाई बांग्लादेश अगर भारत के साथ बढ़िया संबंधों में है, अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों में, तो चाइना के साथ भी कम से कम बहुत अच्छे संबंध ना हो तो कम से कम बातचीत का संबंध तो रहे। लेकिन अमेरिका का वीजा देने के लिए बिल्कुल साफ तौर पर शेख हसीना को मना कर देना, ये किस बात का इंडिकेशन है? और ब्रिटेन की तरफ से अभी तक तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स की तरफ से जो कोशिश हुई, ब्रिटेन की तरफ से अभी तक खामोशी है, चुप्पी है, नो ऑफिशियल स्टेटमेंट टिल द टाइम। नहीं, ये अमेरिका का स्ट्रेटेजी है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि आप एक तरफ से अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट करो, दूसरी तरफ से आप स्टिक लेके वीजा रिजीम्स या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के आधार पे घेरने का कोशिश करो। लेकिन एक मैं और बात कहना चाहूंगा कि हो सकता है ये ट्रैप हो शेख हसीना को घेरने का और कोर्ट से वर्डिक्ट आया हो, लेकिन शेख हसीना ने कुछ लूज स्टेटमेंट्स दिए, 2 दिए हैं जिससे वेस्ट नाराज है। पहली बात, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि क्रिश्चियन कंट्री बांग्लादेश को तोड़ के बनाने की बात थी।
दूसरा, इन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उनके लिए कहा कि ये रजाकार हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इंटरनल इंग्विस और जो एक्सटर्नल पावर्स का एक नेक्सस बना है, और उसका खामियाजा ये हुआ है कि शेख हसीना को लेकिन क्या ऐसी तस्वीर प्रोफेसर संजय दिखती भी है क्या? क्योंकि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि आरक्षण को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ। अगर ये मात्र आरक्षण का आंदोलन होता तो जितना उपद्रव, जितनी आगजनी, जितनी हिंसा, जितनी तोड़फोड़ दिखी है, जिस तरह के एक्ट दिखे हैं, उसमें समझ में आता है कि रेडिकलाइजेशन कहीं ना कहीं है। मेरे साथ मेजर जनरल बिशंबर भी हैं। बिशंबर जी, भारत के पर्सपेक्टिव में आज की तारीख में उधर बांग्लादेश में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन मीटिंग्स कर रहे हैं तीनों सेनाओं के, तीनों फोर्सेस के चीफ के साथ, जिसमें जमाते इस्लामी भी मौजूद है, जिसमें बीएनपी यानी कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भी मौजूद है। आर्मी अपने हाथ में कंट्रोल ले चुकी है, बावजूद इसके माइनॉरिटी पर कल से लेकर आज तक ताबड़तोड़ हमले हुए। ये भारत के लिए कैसी स्थिति है? देखिए, भारत के लिए स्थिति मैं समझता हूँ काफ़ी चिंताजनक भी है, और भारत को बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होना चाहिए, क्योंकि आखिर इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो बांग्लादेश भारत का सबसे क्लोज रिलेशन थे, और ये शेख हसीना भारत की सबसे बड़ी दोस्त थी। मेरे मानना ये है कि भाई जिन्होंने जब 2009 में पावर में आने के बाद में जो भारत चाहता था एमिकेबली, पहले तो टेरिटरी की पूरी संधि कर ली इन्होंने, जो भी डिस्प्यूट था, उसके बाद जितने वहाँ टेररिस्ट कैंप्स थे उनको न्यूट्रलाइज भी किया इन्होंने, भारत को एनकरेज किया इन्वेस्टमेंट में। और हमारी एक बहुत, देखिए, जब चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करता है, नेपाल के इन्वेस्ट करता है, तो वो हमारे से बाउंड्री, जो हमारी नॉन बाउंड्रीज हैं उनके बाहर है, मतलब सीमा पर तो नहीं आया ना। ये तो हमारे पेट, ये तो मतलब भारत के बीच में घुस गया। मतलब अगर आप देखें बांग्लादेश का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, वो तो इंडिया के बीच में आ जाता। अगर आप तेज़ प्रोजेक्ट दे देते हैं चाइना को, किसी किस्म की इंटरफेरेंस अगर चाइना बड़े जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका वगैरह में कर रहा है, तो फिर तो भारत गिर गया ना। तो मेरा मानना यह है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा, जैसे सब कह रहे हैं, ये सिर्फ रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं था। जमायते इस्लामी तो 1971 से एंटी इंडिया है, और ये सोच लेना, कुछ लोग बार बार कहे जा रहे हैं कि अगर आप इनको रखोगे तो जमायती नाराज होगा, फलाना, ये तो नाराज हैं ही। ये शेख हसीना का, ये तो इंडिया के एंटी इंडिया फोर्सेज हैं। अगर आईएसआई एंटी इंडिया है तो जमायते एंटी इंडिया है। तो भारत के लिए मुद्दा, और जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, अगर एंटी इंडिया जमाते इस्लामी सिंस 1947, ये तो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं, तो वो जमाते इस्लामी आज सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। शफीकुर रहमान बाकायदा उन मीटिंग्स में शामिल है, बिल्कुल। जमाते इस्लामी का जो चेहरा है, तो ये भारत के लिए थ्रेट है, या फिर तालिबान के अफगानिस्तान में शासन से हम उसी तौर पर आगे बढ़ते हुए दिखेंगे कि डिप्लोमेटिक चैनल्स में, डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप में नेशन टू नेशन रिलेशन होता है, इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन रिलेशन नहीं होता। यहां से शेख हसीना का एपिसोड खत्म होता है और डिप्लोमेसी शुरू होती है। नहीं, देखिए, इंडिविजुअल्स मैटर, पर्सनैलिटीज मैटर। वो एक छोटी पर्सनैलिटी नहीं थे। आखिर पहले तो पॉपुलरिटी 2009 में तो पॉपुलर वोट से आए ना। 2014 वो तो 2019 के इलेक्शन में इल्जाम लगने लगे कि इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, इलेक्शन में कर दिया। ये पॉपुलर लीडर और अवामी लीग 1971 से बिगेस्ट स्टेक होल्डर है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक फर्जी वो था। पीपल मैटर, पर्सनैलिटीज मैटर, ये नहीं हो सकता, लेकिन पीपल ऑल्सो मैटर नो। तो अवामी लीग की फॉलोइंग है ना। आप लोग क्यों पल्ला झाड़ रहे हो आज के दिन अवामी शेख हसीना से? आखिर शी वाज ए लीडर, और अवामी लीग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। आज अगर जमायते इस्लामी आ गई, बीएनपी आ गई, तो 5 साल 7 साल कोई बात नहीं। भारत एक मजबूत देश है। ये सब इनके अपने डिफरेंसेस आने दो ना, आने तो दो। स्टूडेंट यूनियन में डिफरेंसेस आएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस उभरने दो ना। जो खिलाड़ी हैं, जो खिला रहे हैं इस पूरे देश को, भारत, मैं समझता हूं इस टाइम बेस्ट पॉलिसी है। शांति से बैठिए, अपने इंटरेस्ट को गार्ड कीजिए। हाँ, आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, 5 साल 7 साल डिफरेंसेस, जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये सत्ता में आ भी गए, देयर विल बी डिफरेंसेस। टिल देन
हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स तो बंद नहीं कर सकते। नहीं करें, मत कीजिए। आप, मैं तो कह रहा हूं आज भी शुरू कीजिए। प्रेसिडेंट तो है ना, उनके चीफ हैं, हमारे रिलेशंस हैं, उनको जारी रखिए ना। आप अपना चैनल ओपन रखिए। पर यह मतलब नहीं है ना कि भाई अगर शेख हसीना को आपने यहां पे आज के दिन असाइलम दे दिया, असाइलम क्या, अगर वो आ गए हिंदुस्तान में है तो आप बाकी एफर्ट बंद कर दो। ये तो आपको जारी रखना पड़ेगा। लेकिन आप इस पे नहीं कर सकते। शेख हसीना की सिक्योरिटी और उनका फ्यूचर आप इस पे नहीं छोड़ सकते कि यहां से अब उनको इंग्लैंड ले जाए, नॉर्वे ले जाए, अमेरिका ले जाए या वो। देखिए, अगर वो यहां है या नहीं है, इससे जमायती की फिलॉसफी नहीं बदलने वाली। हाँ। वो इंडिया में है या नहीं है, बीएनपी का रुख नहीं बदलने वाला। जो लोग वहां आज भी आपके साथ हैं, मैं समझता हूं एक सेटबैक जरूर है रिलेशनशिप में। आप अपने बॉर्डर को गार्ड कीजिए, थोड़ा बीएसएफ से बीफ अप कर दिए। जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है उनकी पुलिस थोड़ी सतर्क रहे, और जो हमारे कोर इंटरेस्ट है उनकी कंटिजेंसी प्लान कीजिए। देखिए, भारत मूल के बहुत लोग हैं वहां, लेकिन कुछ कोर इंटरेस्ट भी होंगे ना, जो कि भारत कहेगा ये मत छूना। हमारी एम्बेसी है, हमारे लोग हैं, हमारे जो लोग वहां पे जो इंडियन सिटीजन्स वहां मान लो काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी सिटीजन्स हैं, इंडिया मूल के हो सकते हैं, उनका मैं समझता हूं अपने आप एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होगा। लेकिन जो एडहॉक टेम्पररी जो लोग हैं, आप उनके इंटरेस्ट को गार्ड कीजिए और डिप्लोमेटिक चैनल बना के रखिए। लेकिन यहां पर फिर अफगानिस्तान वाला वो मैटर भी सर आएगा, जिस पर मैं दोबारा आऊंगी कि तालिबान ने सत्ता हथिया ली, अफगानिस्तान के हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं, हम डिप्लोमेटिक चैनल से उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन फाइनली वी हैड टू स्टॉप दैट। उस पर मैं आऊंगी। लेकिन गुरजीत जी, नई सिचुएशन में जमाते इस्लामी, बीएनपी, आर्मी, ये सब मिलकर जो नई सरकार बनाने वाले हैं, इन पर एक टैग है एंटी इंडिया फोर्सेस होने का। ये भारत के लिए डील करना, बातचीत करना, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, देयर आर सो मेनी अदर प्लानिंग्स ऑल्सो। कैसे भारत इस सिचुएशन में बांग्लादेश जैसे उस पड़ोसी के साथ जो हमारे साथ सबसे बढ़िया मजबूत संबंधों में रहा, ये डेंट है, या फिर वी कैन कैरी फॉरवर्ड विद नॉट द सेम बट विद द गुड वाइब्स एंड ऑल। देश में एक राजनीतिक फोड़ा था जो फूट गया है, और उस फोड़े से जो पस निकल रही है वो जगह जगह फैल रही है, और किसी को मालूम नहीं वो पस कहां जा रही है। तो अभी तो वह अनार्की है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश में कल हुआ वो तालिबान ने काबुल में किया और अवाम ने कोलंबो में किया। जब अवाम ने कोलंबो में किया तो राजापक्षा परिवार को वहां से भागना पड़ा, जैसे अभी हमारे मित्र शेख हसीना को करना पड़ा। लेकिन अभी स्थिति क्या है? तालिबान के साथ वो भारत से संबंध बनाना चाहते, राजापक्षा परिवार वापस आ गया श्रीलंका में और अगली चुनाव में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है। तो अभी शेख हसीना, चाहे उनके पुत्र ने जो भी कहा हो, उनको और अवामी लीग को भारत को राइट ऑफ नहीं करना। ये कहने के बाद जो भी इस समय शक्तियां नजर आ रही हैं, राष्ट्रपति, फौज, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सबके साथ हमको एक बातचीत करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले 8-9 महीने से ये बातें हो रही हैं। सिर्फ ये जो दायरा था वो शेख हसीना के हाथ में था। ये जो मिलिट्री चीफ है वो तो इस महीने भारत की विजिट पे आने वाले थे। तो ये नहीं है कि हमारे पास दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण दोस्त को अड़ाया गया। लेकिन अगर आप समझते हो कि अभी शेख हसीना कहीं चले जाएंगी, जैसे असाद अमेरिका से और ब्रिटेन से जो आपने बताया, मेरे को नहीं लगता उनको जाने की कोई जगह मिल रही है। तो ये जो शॉर्ट हाइएटस इंडिया में है, ये शायद लॉन्ग क्वाइट स्टे में बदल जाए। भारत इस समय इस चुनौती का सामना कर रहा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदल के। इसलिए जो जयशंकर जी का आज बयान है वो यही बता रहा है हमें कि ये एक चुनौती है, लेकिन इसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हाँ, शेख हसीना हमारी बेस्ट नेबर थी, जिसने बांग्लादेश को
हमारा दोस्त बनाया। चीन के साथ दोस्ती थी, लेकिन भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई आंच नहीं आनी थी। लेकिन हम ये ना भूलें कि चीन सबसे बड़ा क्रेडिटर नहीं है बांग्लादेश, वो जापान है। उसके बाद चीन और रूस आते हैं और फिर भारत है। और भारत और जापान ने एक रीजनल स्ट्रैटेजी बनाई है बांग्लादेश। The realities of geoeconomics and geopolitics will not change the attitude of Bangladesh. How many statues they may topple, it doesn't matter. लेकिन They will erect that statue लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत कर रहे हैं, ये जो नई रिजीम आएगी, इसमें तो किसी को कोई संदेह है नहीं कि ये एंटी इंडिया फोर्सेस इसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना भी नहीं चाहेंगे कि नई रिजीम जो आए वो भारत के साथ उतनी ही गर्मजोशी के साथ अंडरस्टैंडिंग में हो जितना शेख हसीना की रिजीम थी। तो पाकिस्तान और चाइना का क्या इसमें रोल हो सकता है? ये तो मुइज़ के बारे में बोलते थे, इंडिया आउट। अब क्या हुआ? इंडिया इन। तो ये हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखानी है। अपने इंटरेस्ट, जैसे शशांक जी ने बोला, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है। चुपचाप बैठिए। द रियलिटीज ऑफ जियोपॉलिटिक्स विल डॉन ऑन देम। रॉबिंदर जी, इस पर एक क्लैरिटी और दीजिए मुझे कि चाइना और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, पहली बात तो नई रिजीम के साथ, ये नई रिजीम जो इसके की फैक्टर्स दिख रहे हैं वो भारत के लिए कोई बहुत हक में तो है नहीं। जमाते इस्लामी का मैं स्पेशली इसीलिए जिक्र कर रही हूं। तो भारत के खिलाफ चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये न्यू रिजीम, ये चुनौती है या फिर वी विल कैरी फॉरवर्ड विद दिस इजीली? एब्सोल्यूट चुनौती है, बट हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे अभी एम्बेसडर कह रहे थे, मेरे माइंड में आया एक शब्द होता है डक डिप्लोमेसी, बत्तख डिप्लोमेसी। बत्तख जब तैरती है तो ऊपर बड़ी शांत दिखती है, पर पानी के नीचे वो अपने पैर जोरों से मार रही होती है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। वन, और यस, जो नई सरकार बनेगी, देखिए उसके जो फॉरेन मिनिस्टर होंगे वो डिप्लोमेटिक ठीक ठीक बातें करेंगे हमारे साथ, राइट? या डिफेंस मिनिस्टर होगा या प्रधानमंत्री होगा, इंटरिम या जो इलेक्ट होके आएगा। बट यस, ओवरऑल टेंडेंसी तो ये जो भी सरकार है, पब्लिक ओपिनियन है, एंटी इंडिया रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। 1 2 3 मैं पॉइंट्स क्विक कहना चाहता हूं। अभी खबर आ रही है कि अमेरिका ने वीजा रिजेक्ट किया। आई डोंट नो ये क्या है, बट शायद खबर है कि अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया है उसको। ओके, उसका जो वीजा था शायद शेख हसीना का, बट आई थिंक आज दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस या स्टेट डिपार्टमेंट हुई, प्रश्न पूछा जाएगा कि इसने वीजा का अप्लाई करा, आपने कैंसिल नहीं देने को बोला, या जो था उसको रद्द कर दिया गया है। सेकेंडली, रेवोल्यूशंस की बात बार बार आ रही है कि केवल प्रोटेस्टर्स का नहीं था। यस, कोई भी रेवोल्यूशन दुनिया में जो हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, एक मुद्दे पे आके टिपिंग पॉइंट आ गया है। जो अंदर हालात इकट्ठे हो रखे थे फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कि एक उन्होंने रेंट इंक्रीज कर दिया, एक नया एस्टेट मैनेजर फ्रेंच सरकार ने या रिपब्लिक ने अपॉइंट कर दिया, लोगों को गुस्सा आया, वो एक बिंदु बन गया पूरी जो भड़ास इकट्ठी थी निकालने का। रशियन रेवोल्यूशन जो आया, खाने की, फूड की महंगाई हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई। अब आप कहेंगे फूड की शॉर्टेज हुई, अगले दिन तो उसने 1000 ट्रक लगा दिए, तो फूड की शॉर्टेज नहीं है, तो रशियन रेवोल्यूशन होना नहीं चाहिए था। तो रेवोल्यूशंस जो होते हैं, अरब स्प्रिंग आप लीजिए, ट्यूनीशिया में जो शुरू हुआ, चल रहा था, एक इंसान था उसने खुद को आग लगाई थी, आपको, हम सबको शायद याद होगा, राइट? तब अरब स्प्रिंग भभक गया। तो पॉइंट इसकी कंडीशंस थी बांग्लादेश में। अच्छा सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी, थोड़ा सा डेविएशन है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, एक सवाल ये भी है क्या कि वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी, सबसे ताकतवर हमारी दोस्ती उसके साथ, लेकिन वहां ये जो 6 महीने से जिसका जिक्र बाकायदा ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में एस जयशंकर कर रहे हैं, वी वर नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश। आई थिंक वी वर अवेयर, नॉट ओनली 6 महीने, मेरे ख्याल से हम तो पिछले 5-6 सालों से डेफिनेटली अवेयर होंगे। अब 2 चीजें हैं, या तो हमने भी शायद थोड़ा मिसकैलकुलेट करा कि कितनी फोर्स है, या हमने जो शेख हसीना को एडवाइस दी उसने हमारी एडवाइस नहीं मानी। दीज कुड बी, बट आई विल एब्सोल्युटली अज्यूम कि हमारे डिप्लोमैट्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरा नब्ज का पूरा अंदाजा होगा। वन, एक लास्ट पॉइंट में रेवोल्यूशंस का हो गया, अमेरिका का बार बार जिक्र आ रहा है कि ये जो आइलैंड था अमेरिका को चाहिए था और इसलिए अमेरिका ने ये तख्ता पलट करवा दिया। मेरे माइंड में सिंपल क्वेश्चन है, इतने वाइज माइंड यहां बैठे हैं, मुझे आप बताइए, और मैं सोच रहा हूं कि अमेरिका को अगर एक आइलैंड बेस नहीं मिला, उसने बांग्लादेश के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन करा दिया
जिसने जो उसी पूरा के का पूरा against जाता है जो पूरा Finally. इस्लाम और चाइना की गोदी में बैठ गया। तो इसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। यस, आई अंडरस्टैंड अमेरिका गेम्स खेलता है, प्रेस करता है, बट आई डू नॉट थिंक इन दिस वे कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी चलवाई कि शेख हसीना को निकालो। ये तो कोई भी कॉमन सेंस मेरे ख्याल से हम शायद समझ सकते हैं, अनलेस हमें कुछ अलग गेम हो कि ये पूरा देश वहां गया। क्योंकि ये जो टेररिज्म और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, इसके खिलाफ अमेरिका ने 9/11 के बाद से जो झंडा बुलंद किया, उसके बाद ये तस्वीर समझ में नहीं आती। रविंदर सचदेव, जो आप कह रहे हैं, संजीव ये बताएं, शेख हसीना को असाइलम देना या न देना, इस फैसले का वहां असर होता हुआ कुछ दिख रहा है क्या? शेख हसीना का यहां हॉल्ट लेना और उसी के रिएक्शन में वो जो आज माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, अगर ये असाइलम बढ़ता है, ये हॉल्ट अगर बढ़ा तो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा बांग्लादेश में क्या? देखिए, दोनों अलहदा हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वहाँ जो माइनॉरिटीज़ पर हो रहा है वो कोई आज शुरू हो गया या कल शुरू हो गया, ऐसा तो है नहीं। वो हमेशा से था और एक पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ की सोसाइटी में था, वो इस बात को डिटेस्ट करता था कि वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ जो हैं वो सक्रिय हैं, वहाँ के मुख्य धारा में हैं, और इसीलिए ये बात कहना कि उनके एग्ज़िट से उनके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से मिसरीडिंग हो जाएगा। मैं अभी जनवरी में वहाँ इलेक्शंस कवर करने जब गया था तो मैंने इस बात को महसूस किया था। वहाँ देखिए ढाकेश्वरी मंदिर है, जिनके नाम पर शहर का नाम ढाका है, और वहाँ पर आसपास जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनसे मुलाकात हुई तो वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा, और आए दिन घटनाएं मारपीट की, उनके बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को नुकसान पहुंचाने की होती रहती थी। शेख हसीना के होने के बावजूद ये सब हो रहा था। देखिए, सब कुछ कल तक लग रहा था कि ऑर्गेनिक है, वहाँ स्वतः स्फूर्त अचानक से लोग, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स आ गए हैं और उन्होंने कर दिया है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा से वहाँ पर एक तैयार फोर्स थी जो कि तब तक शांत थी जब तक वहाँ की आर्मी, वहाँ की पुलिस शेख हसीना के साथ थी, और जैसे ही ये ख़त्म हुआ उनका एक जो प्रोटेक्शन था, वैसे ही वो चले आए, चढ़ गए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हुआ कैसे, फिर किसने उनको कहा कि अब आप उनको प्रोटेक्शन करना छोड़ दीजिए? और यहीं पर भूमिका आती है बिग पावर गेम्स, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं। कोई तो है अदृश्य ताकत जो ये सब करवा रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर इस बात को जरा जोड़ कर देखिए कि अचानक से वीज़ा रिवोक हुआ है। जो वीज़ा उनका ऑलरेडी था अमेरिका का, वो रिवोक किया गया है। देयर हैज बीन अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कि नहीं, इनको नहीं आने देना है। और अगर अमेरिका ने कुछ किया है तो इसका मतलब गरिमा सीधा है कि यूके भी वही करेगा। यूके ने एक बड़ा टका सा जवाब दे दिया है और उनकी तरफ से ये आया है कि नोबडी ट्रैवल्स टू यूके एंड देन सीक्स असाइलम। अगर कोई वहाँ पहुँच गया है मान लीजिए, तो फिर वो मांगता है और फिर उसके बारे में विचार होता है। लेकिन आप किसी और कंट्री में हैं और वहाँ से आप यूके का पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं, तो उस तरह की हमारी प्रथा नहीं है। यू शुड सीक असाइलम इन द कंट्री वेयर यू आर इन, व्हिच मींस दैट आपको भारत में ही लेना, यानी कि प्रैक्टिकली दोनों ने मना कर दिया। सूरत हाल दिख रहा है कि ब्रिटेन नहीं देगा, अमेरिका नहीं देगा, और जैसा गुरजीत जी ने संभावना जाहिर की कि ये लॉन्ग स्टे भी हो सकता है, इट वोंट बी अ शॉर्ट स्टे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब कल से आज तक में, कल उन्होंने मुलाकात की थी एनएसए ने, आज तो किसी ने मुलाकात नहीं की। चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं। अब यहाँ पर भारत का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? देखिए, इस बात को महसूस करिए कि भारत के अपने स्टेक्स हैं उस देश में। हम कितना भी प्रैक्टिकल पॉलिसी अपनाएं, सेंटिमेंटलिज्म जो है बांग्लादेश के साथ, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। वहाँ पर एक भारतीय मूल के लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ये सेंटीमेंट की, लेकिन संजीव जो आप बात कर रहे हैं, गुरजीत जी मुझे ये बताएं कि एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, सी राजा मोहन है, बड़े विदेश मामलों के जानकार हैं, उन्होंने लिखा कि वी शुड स्टॉप रोमांटिसाइजिंग रिलेशनशिप विद बांग्लादेश जो 71 से चला आ रहा है। ये और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई शेख हसीना हमारी दोस्त रही, शेख हसीना से दोस्ती रही इन 10 वर्षों में, खासतौर से 14 से 24 के रिजीम में बहुत संबंध बेहतर हुए, वो बायलेटरल ट्रेड हो या तमाम और चीजें हो। लेकिन इसी के दूसरे बरक्स अगर देखें तो वहां बहुत सारे आरोप भी लगे शेख हसीना पर कि डेमोक्रेसी को उन्होंने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया। देयर आर सो मेनी एलिगेशन सो फार। तो जो सी राजा मोहन लिख रहे हैं वो एक
कहीं ना कहीं बाधा भी है क्या कि हम उसी तरह से रोमांटिसाइज कर रहे हैं जैसे 1971 के तौर पर हम देखा करते थे? कि आप जिस पत्रकार की आप बात जिक्र कर रहे हैं जी, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। कौन रोमांटिसाइज कर रहा है? ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं इसमें क्या रोमांटिसिज्म है? तो जो हमारी कूटनीति है उसमें कोई रोमांटिसिज्म नहीं होती है, वो बड़ी हार्ड नोज्ड होती है। हम देखते हैं हमारा भारत के लिए क्या अच्छा है, और जब एक डॉक्यूमेंट बनता है उसमें जरूर रोमांटिक आइडिया आते हैं। आफ्टर ऑल हम कहते हैं इंडिया शुड बी परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हर डॉक्यूमेंट में होता है वी अपोज काउंटर टेररिज्म, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, बंगबंधु, ये सब चीजें होती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी जो कूटनीति है वो इसी में बैठी हुई है। इस घोंसले में जो कह रहे हैं वो निकले और रियलिटी को देखें। और रियलिटी ये है कि जो चुनौती हमारे सामने है उसको हमको निष्पक्ष तरीके से देखना है, और जो भी वहां हो, बांग्लादेश हमारा दुश्मन नहीं है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, और हमें हर हालत में उससे अच्छे रिश्ते बनाने हैं। सर आखिर में ये सच्चाई है क्या कि पर्सन टू पर्सन, सर आखिर में ये सच्चाई है क्या कि जियोपॉलिटिक्स में पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप नहीं चलते, नेशन टू नेशन रिलेशनशिप चलते हैं? ये सच्चाई है सर? चलते हैं, नेशन टू नेशन चलता है। हाँ। अगर पर्सन टू पर्सन जो कैरिस्मेटिक लीडर होते हैं वो उसके ऊपर एक चेरी ऑन द केक होते हैं, उनसे चीजें स्मूथ हो जाती है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, उसमें फायदा होता है। तो प्रोफेसर, ठीक है सर, प्रोफेसर संजय, आगे चेरी ऑन द केक तो नहीं है। अब शेख हसीना इज नॉट देयर, बेटे उनके कह रहे हैं कि राजनीतिक वापसी की भी संभावना जीरो है, तो यही रिजीम इसी के साथ मिलकर चलना है, ये कितना मुफीद भारत के लिए? देखिए, दो तीन पहलू है। पहली बात, आप मान के चलिए कि बांग्लादेश में जो अवामी लीग है एक बड़ा फोर्स है, एक कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल फोर्स है। 1971 की लड़ाई अवामी लीग के ही नेतृत्व में लड़ी गई थी, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत एक्सपेंड किया। लेकिन एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि 1971 के बाद में 1975 आया, और 1975 में मिलिट्री रिजीम आया, और वहां से जो जमाते इस्लाम है, जो कोलैबोरेटर्स हैं, उन्होंने अपने पैर फैलाने शुरू किए। और आप ये देखिए कि जितने भी वहां पर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मिलिट्री है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, सब जगह जमाते इस्लाम का कार्डर को बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लेस्ड किया गया है बांग्लादेश में। ये आप मान के चलिए, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एवरीवेयर। अब सवाल आता है कि 2008 का जरूर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आप 2008 के बाद से 2014 आया, इलेक्शन हुआ, लेकिन 2014 के बाद चीजें परिस्थितियां बदली। और जो पॉलिटिकल पार्टी थी बीएनपी का जो टेन्यूर देखोगे 2001 से 2006, तो उनका इंक्लिनेशन चीन की तरफ ज्यादा था, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था, अमेरिका के बजाय बनस्पत। तो अमेरिका बीएनपी पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, और बीएनपी वीक हो गई थी, खालिदा जिया ओल्ड है, लेकिन अब पूरी रिजीम बदलती हुई दिख रही है बिशंबर जी। ये सारे एंटी इंडिया कह लीजिए या तो, और एंटी शेख हसीना कह लीजिए, खालिदा जिया भी रिहा हो रही हैं, तमाम सारे फोर्सेस एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बिशंबर दयाल, बहुत छोटा सा 10 सेकंड का कंक्लूड कर दीजिए भारत की तस्वीर। मेरा एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं जोड़ना चाहता हूं। वैक्यूम है, वहां एनार्की है, वैक्यूम है, और वो देश अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। भारत मजबूत है, स्पष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई भारत को थोड़ी तसल्ली दिखानी चाहिए। शेख हसीना को मैं समझता हूं, उनको असाइलम जो है अगर इंडिया में भी रहना पड़े रहने दीजिए, और अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, ना कि वीकनेसेस पे चाहिए। और आज संसद में यही तस्वीर दिखी भारत की एज अ कंट्री, न्यूट्रल स्टेट के तौर पर, बेहद साफ, बेहद क्लियर, सारे मैसेज मात्र 5 मिनट में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश की संसद से पूरी दुनिया को दी। खैर, आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन हो सकता है और क्रूशियल होते दिखें। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।